मनोज शर्मा सर के यहाँ दी थी। इस चीज़ को मैंने कॉर्लेट दिया अपने जो जीवन में 2007 से लेकर के 10 तक के बीच में जो हमने कायरो देखा, ओटी टेक्नीशियन का काम किया, उस दौरान जो सर्जरी देखी तो वो मैंने वहाँ पर देखा। कानपुर में 2016 में मैंने अपना रायश्री आयुर्वेद स्टार्ट किया और इस रायश्री आयुर्वेद को स्टार्ट करने के साथ साथ मैंने इसमें सर्जरी के लिए, गायनी के लिए और दूसरे लोगों का भी साथ लिया। मुझे खास तौर पे बहुत बेहतरीन साथ मिला मेरे बड़े भाई डॉक्टर सिद्धार्थ मित्तल का, जिसमें जो है इन्होंने छार सूत्र के लिए या पैस में जो सर्जरीज होती हैं उसमें इन्होंने मेरा साथ दिया। डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने जो है बाजीगर में मेरा साथ दिया। डॉक्टर सोनम गुप्ता ने, डॉक्टर संध्या गुप्ता ने, इन्होंने जो है गायनी के पेशेंट्स को थोड़ा सा हमारे लिए सपोर्ट किया। डॉक्टर MP भूषण ये हमारे साथ भोपाल में थे। जब मैं भोपाल में भी रायश्री आयुर्वेद मैंने 2 साल रन किया था, वहाँ पर जो है डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन में जो पंचकर्मा होता था, खास तौर पे नशा छुड़ाने के लिए पंचकर्मा वहाँ पे दिया जाता था। जो दूसरे सेंटर्स में 3 महीने में रिजल्ट आते थे, वो इस सेंटर में 1 महीने में रिजल्ट देखने को मिलता था। अभी पिछले साल 2022 में जो है मैंने माधव बाग की फ्रेंचाइजी ले करके और अभी आयुर्वेद के माध्यम से रायश्री आयुर्वेद के अंदर में कार्डियक के भी, डायबिटीज़ के ऐसे मरीजों पे भी काम स्टार्ट किया। ये रायश्री आयुर्वेद का जो सफ़र है आगे भी चल रहा है और ऐसी कुछ चीज़ें लाने का और विचार है। 2 से 3 सेगमेंट और बढ़ाने का विचार है जो समय के साथ हम और बढ़ाएंगे। अब हम पुनः अपने टॉपिक पे वापस आने का प्रयास करते हैं। तो बात हो रही थी स्ट्रेस टेस्ट की। स्ट्रेस टेस्ट एक अकेला ऐसा टेस्ट है जो कि हमारे हृदय पे वर्कलोड बढ़ा करके किया जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, इट इज अ टेस्ट विच इज यूज्ड टू मेजर कार्डियक एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्ट्रेस इन कंट्रोल क्लिनिकल एनवायरनमेंट। मतलब कि हम जो है इस टेस्ट को एक क्लिनिकल एनवायरनमेंट में डॉक्टर की देखरेख में करते हैं, हार्ट पर लोड बढ़ा करके। टेस्ट हमारे पास और भी है, CT एंजियोग्राफी है, कोरोना एंजियोग्राफी है, बायोमेडिकल टेस्ट है, पैथ लैब टेस्टिंग है। लेकिन जो हमको पता चलता है स्ट्रेस टेस्ट में, वो दूसरे टेस्ट में देखने को नहीं मिलता। क्या देखने को मिलता है स्ट्रेस टेस्ट में? इसमें एक ECG भी हो जाती है, हार्ट रेट का रिस्पॉन्स पता चलता है, वर्कलोड बढ़ाने पर SpO2 का पता चलता है, वर्कलोड बढ़ाने पर क्या फंक्शनल कैपेसिटी हमारा हार्ट कर रहा है ये देखने को मिलता है, कितने टाइम में कर रहा है ये भी देखने को मिलता है, रेस्टिंग टाइम में क्या एनालिसिस हुआ, रेस्टिंग टाइम में हमारा पेशेंट किस तरीके से वर्क कर रहा था, वही पेशेंट हमारा जो है जब हमने उसकी बॉडी पे या हार्ट पे लोड बढ़ाया तो भी हमें पता चला कि क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। जब हमारे हार्ट पे स्ट्रेस टेस्ट का लोड डाला जाता है तो हमारा हार्ट 2 तरीके से वर्क करता है। एक तो वर्क ये करता है कि पूरी बॉडी को खून भेजने का काम करता है, यानी कि कैसे हम ये फंक्शन करते हैं, थोड़ा सा इसको समझे। वी एनालाइज इन स्ट्रेस टेस्ट द ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी एज वेल एज इनसाइड द हार्ट मसल, यानी कि हमारा हार्ट पूरी बॉडी को जो ब्लड की सप्लाई कर रहा है उसके साथ साथ वो हमारी हार्ट की मसल को भी जो है सप्लाई दे रहा है। तो ये 2 फंक्शन हमको देखने को मिलते हैं जो कि किसी दूसरे टेस्ट में देखने को नहीं मिलते। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो स्ट्रेस टेस्ट करना है तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि रेस्टिंग टाइम में हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है तो वो होता है 225 ml प्रति मिनट। यदि हम इस पे लोड डाल दें तो कितना हो जाएगा 750 ml प्रति मिनट। वहीं पे जो हमारा रेस्टिंग टाइम पे जो कार्डियक आउटपुट होता है वो होता है 5000 ml प्रति मिनट। अगर हमने कार्डियक लोड बढ़ा दिया तो फिर इस पे जो रनिंग के दौरान या किसी भी लोड के दौरान जो हमको आउटपुट मिलेगा वो होगा 17,000 ml प्रति मिनट। स्ट्रेस टेस्ट को करने के कई तरीके होते हैं, अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग तरीके से करते हैं। अमूमन हम लोगों ने TMT टेस्ट के बारे में सुना होगा। ये सबसे आसान टेस्ट है जिसको हम लोग एक ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ करके करते हैं। इसी टेस्ट को जो है कुछ लोग अर्गोमीटर पे या हम लोग जो क्रंचेस जो बोलते हैं, जिम वाली मशीन होती है उसमें बाइसिकलिंग जो होती है उसके ऊपर भी कर सकते हैं। आपके पास पेशेंट आ रहा है, आपने पूछा कि भेजा है किसी को, तो आप भी बता सकते हैं कौन सा टेस्ट आपको कराना चाहिए अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग। दूसरा एक फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्टिंग होती है। इसमें कुछ दवाइयाँ दे करके बॉडी में आइनोट्रोपिक और कोनोट्रोपिक चेंजेस करते हैं जिसके माध्यम से जो है
डुबटामिन जैसी दवाइयाँ दे करके हम हार्ट का लोड बढ़ाते हैं, और जब हार्ट का लोड बढ़ जाता है तब हम उसका इको करके इस बात की जानकारी करते हैं कि पेशेंट की हार्ट में क्या इफेक्ट पड़ा और क्या इफेक्ट नहीं पड़ा। इसी को एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे कि हमने एक चला करके ईसीजी निकाला, वहीं पे स्ट्रेस टेस्ट इको भी होता है, उसमें मरीज को ट्रेडमिल पे दौड़ाते हैं, दौड़ाने के साथ साथ जो है हम उस दौरान इको किया करते हैं। तो जो दौड़ते समय इको होता है उससे हमें ब्लड की सप्लाई का पता चलता है, वहाँ पे जो वाल्व में मोशंस हो रहे हैं उसका पता चलता है, और अन्य स्थितियाँ भी पता चलती हैं, कहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं ये भी देखने को मिलता है। तो ये तीसरा प्रकार होगा स्ट्रेस टेस्ट में। स्ट्रेस टेस्ट के बाद बात करते हैं और कौन सा टेस्ट होता है। तो एक टेस्ट होता है न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, आइसोटोप इंजेक्शन होता है जो कि सबक्यूटेनियस बॉडी में दिया जाता है, और ये हमारे हार्ट में जा करके जब जाता है तो हम इसकी इमेजिंग करते हैं, और इमेजिंग के दौरान हमको पता चलता है कि वहाँ पर जहाँ पर ब्लॉकेज है, जहाँ पे हमारी वर्किंग कैपेसिटी कम हो रही है, वो हमको इमेज के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है और कई एंगल से देखने को मिलता है। जैसे हम लोग कोई कैमरे मोबाइल से फोटो खींचता है तो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे से खींचते हैं, वैसे ही जो हमारी सीटी मशीन होती है वो अलग अलग एंगल से हमारे हार्ट की पिक्चर्स लेती है, जो कि हमें ये बताती है कि हमारा ब्लॉकेज है या कोई वहाँ पे ब्रिज आ रहा है, मसल ब्रिज है, कैल्सिफिकेशन है और दूसरी चीजें देखने को मिल रही हैं। बात करते हैं एक और स्ट्रेस टेस्ट की, जिसमें कि जो है हम लोगों ने अक्सर सुना होगा स्ट्रेस टेस्ट करने के दौरान कॉन्ट्रास्ट डाई वगैरह दिया जाता है। उसमें कॉन्ट्रास्ट डाई के साथ में चलते हुए पेशेंट को ट्रेडमिल पे चलाते हुए इको किया जाता है। उसमें एक खास बात ये होती है कि हम कॉन्ट्रास्ट डाई का प्रयोग करते हैं। अब हमारा पेशेंट या आपका पेशेंट जब हमने किसी के पास भेजा है तो हम डॉक्टर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इसका हमें स्ट्रेस टेस्ट कराना है या नहीं कराना है, इंडिकेशन क्या होने चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होना चाहिए। अभी मैं दुबे सर से मिल रहा था तो सर ने बताया कि वो ट्रेडमिल जब यूज कर रहे थे अचानक में उनको ऊपर थोड़ा सा पेन हुआ, और जिस पेन को देखते हुए उन्होंने अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराई। तो हमको जब कर रहे हैं उसी दौरान स्ट्रेस टेस्ट के दौरान ये सारे इंडिकेशन मिलते हैं, जिनमें ये तो सबके लिए जरूरी है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी हो जाता है। गलत जगह अगर बीएमएस ने हाथ डाल दिया तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, इसलिए दोनों बातों को एक बार देख लेते हैं। हमें किन मरीजों को ये टेस्ट कराने के लिए सहमति देनी चाहिए, जिन व्यक्तियों का हमें एफर्ट टॉलरेंस टेस्ट कैपेसिटी चेक करनी है कि वो कितना लोड बर्दाश्त कर सकते हैं, ऐसे लोगों को कराना चाहिए। ऐसे लोगों को कराना चाहिए जिनको NYHA यानी कि न्यूयॉर्क हेल्थ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग उनका क्लास चेक करना हो कि हार्ट के कौन से क्लास के मरीज हैं, ऐसे लोगों को कराना चाहिए। ऐसे लोगों को जिनको MI हुआ है बट वो अभी दवाइयों पे से हैं और हमको ये चेक करना है अभी पहले से कितने ठीक हो चुके हैं, ऐसे लोगों को कराना चाहिए। ऐसे लोगों को कराना चाहिए जिनकी हमको पता है कि इनको MI है या इस्कीमिया है, साथ ही साथ उन लोगों की डिसीज की सीवियरिटी कितनी है और वो कितना ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे या कितनी अच्छी लाइफ वो जिएंगे, उसको देखने के लिए कराना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए यदि पेशेंट को कोई एक्सरसाइज बतानी है तो वो कितनी एक्सरसाइज बर्दाश्त कर सकता है, ये देखने के लिए हमको उसका स्ट्रेस टेस्ट कराना चाहिए। अगर हमें कोई थेरेपी देनी है, पंचकर्मा देना है, फिजियोथेरेपी देनी है या पार्क में टहलने के लिए बोलना है, जिम कराना है, तो वो कितना लोड ले सकता है उसको ध्यान में रखते हुए कराना चाहिए। किसी पेशेंट को स्टेनोसिस वगैरह है, कोई कंप्लेन कर रहा है, उसने आपको इको या ईसीजी किया तो स्टेनोसिस पता चला, अब वो कितनी चीज़ें बर्दाश्त कर सकता है, कितना दौड़ लगा सकता है उस स्टेनोसिस के दौरान, तो उसको पता करने के लिए हमको इको कराना चाहिए। कहाँ नहीं कराना चाहिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। किसी को एक्यूट MI हुआ है, ऐसे पेशेंट को जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं कराना है। एक्यूट हार्ट फेलियर हुआ है, ऐसे पेशेंट को नहीं कराना है। आपकी जानकारी में होते हैं ये पेशेंट, आपको फ़ोन करते हैं, बोलते हैं सर मुझे ये दिक्कत है, क्या मैं स्ट्रेस टेस्ट कराऊं, तो ये ध्यान रखना है। अभी किसी पेशेंट का इको करा के आया, LVF जो है 30% से बिलो है, ऐसे पेशेंट को जो है हमें अवॉइड करना है, उसको नहीं कराना है, उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सिम्टमेटिक और कंजेनाइटल अगर कोई ऐसा इशू मिल रहा है, पेशेंट को सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, कई बार सिम्टमेटिक और कंजेनाइटल में ऐसा होता है कि पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो रही है पर आपकी हिस्ट्री में निकला है
तो हमको पहले उसको देख लेना है, एनालिसिस करना है कि वो कराने लायक है या नहीं है, तब उसको भेजना है। एक्यूट क्रोनिक जॉइंट पेन, किसी को नी पेन हो रहा है और मैं उसको अगर बोल दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना है। NYHC क्लास के लिए हाइपोग्लाइसीमिया में कोई पेशेंट है 60 या 50 के पास उसका RBS है और हमने उसको अगर बोल दिया कि स्ट्रेस टेस्ट कराओ तो फिर पेशेंट को दिक्कत होने वाली है। एरिथमिया उसका हमने ECG किया और एरिथमिया उसमें निकल के आ रहा है तो हमें उसको नहीं कराना चाहिए। ये कुछ खास इंडिकेशन है जहां पर हमको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। अब बात आती है कि प्रोटोकॉल्स की, मतलब कि स्ट्रेस टेस्ट में पूरे विश्व में अलग अलग प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं जिन प्रोटोकॉल्स पे जा करके लोग स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। नॉर्बर्ट प्रोटोकॉल, ब्लैक्स प्रोटोकॉल, एडेक्स प्रोटोकॉल, कॉर्नेल प्रोटोकॉल और मॉडिफाइड रूल्स। भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो प्रोटोकॉल है ब्रूस प्रोटोकॉल और मॉडिफाइड ब्रूस प्रोटोकॉल। हमारे कार्डियोलॉजी में भी सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रोटोकॉल स्ट्रेस टेस्ट में यूज़ किया जाता है तो ब्रूस प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। अगर हमारे पास कोई पेशेंट अपनी रिपोर्ट लेके आया है तो हमको ये पता होना चाहिए वो किस प्रोटोकॉल पे हुई है, तभी हम उसका एनालिसिस सही से कर पाएंगे। हम लोग जो आज की डेट में आयुर्वेद में कर रहे हैं मॉडिफाइड ब्रूस प्रोटोकॉल, जो कि एक काफ़ी टफ प्रोटोकॉल है। इसमें ट्रेडमिल पे चलाते समय क्या दो चीज़ें बढ़ाई जाती हैं। ब्रूस प्रोटोकॉल में जो स्पीड रहती है वो लगभग धीरे धीरे बढ़ती जाती है, धीरे धीरे इंक्लाइन बढ़ता जाता है। लेकिन जो मॉडिफाइड ब्रूस प्रोटोकॉल है 3 मिनट तक लगातार सेम चलता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे 5%, 10%, 12% और 14% का जो इंक्लाइन दिया जाता है, उस दौरान जो ECG आती है वो वर्कलोड अचानक से बढ़ने की वजह से जो बदलती है वो देखने को मिलती है। अब प्रोटोकॉल्स के दौरान हम पाते क्या है, उसमें होता क्या है, तो वहाँ पे बढ़ती है मैट वैल्यू और VO2 टू मैक्स। मैट वैल्यू क्या होती है, मतलब कि मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट टेस्ट। इसमें जो है पेशेंट के ऊपर जो मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट जो प्रेशर डाल रहे होते हैं उसको नापने का एक तरीका है। मतलब कि यदि एक मैट जो होता है 3.5 ml पर O2 पर किलोग्राम पर मिनट जो है ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। कहने का मतलब यदि हमारे पास कोई 100 किलो का व्यक्ति है तो वो कितना मैट यूज करेगा, 1 मिनट में वो 1 मैट यूज करेगा और उस 1 मिनट को यूज करने के लिए कितना ऑक्सीजन बर्न करेगा, तो 350 ml के आसपास ऑक्सीजन बर्न करेगा। मतलब ये कि जो हेल्दी लोग हैं उनके बॉडी में, यस हम सभी की बॉडी में जो भी खा रहे हैं तो शुगर तो स्टोर्ड है, लेकिन उस शुगर से एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं, बाहर के सोर्स से लेते हैं। अब बाहर के सोर्स से जब ऑक्सीजन ले रहे हैं और अंदर की शुगर को बर्न कर रहे हैं तब जाके एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं और ऑक्सीजन को खपा नहीं पाएंगे तो हमारा पेशेंट बेड में चला जाएगा। इस कंडीशन को देखने के लिए भी ये टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। अब बातें हैं कि जब हम स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं तो किन बातों का खास ध्यान रखना है। आपका पेशेंट जिस समय स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए भेजा है उस समय या हमारा कोई पेशेंट है उस समय पे किन बातों को ध्यान रखना है। हम सभी को पता है हार्ट रेट अगर 100 से ऊपर जा रहा है तो ब्रेकिंगार्डिया है, 60 से नीचे आ रहा है तो ब्रेडिकार्डिया है। ऐसे में हमको स्ट्रेस टेस्ट नहीं करना है। इसके साथ साथ जो है मैक्सिमम हार्ट रेट जो हमारा होना चाहिए, हमें स्ट्रेस टेस्ट के दौरान कितने तक उस पेशेंट को हार्ट रेट तक ले जाना है, तो वो हमारा मैक्सिमम हार्ट रेट, इसको हम पता करते हैं 220 माइनस 1। जिस व्यक्ति की जितनी भी उम्र है, यदि मान लीजिए हमारी 50 की उम्र है तो 220 में से 50 घटा के हमारा मैक्सिमम हार्ट रेट निकल आएगा। और इस मैक्सिमम हार्ट रेट से जब हम मैक्सिमम हार्ट रेट तक मरीज को अपना स्ट्रेस टेस्ट कराने के लिए ट्रेडमिल पर दौड़ा सकते हैं। कहाँ तक टारगेट करना चाहिए, मैक्सिमम हार्ट रेट का 80 to 90% तक हमको टारगेट करना चाहिए और ये देखना चाहिए क्या ये वैल्यू वो 10 से 15 मिनट के बीच में कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इससे पहले वो कवर कर रहा है तो हाइपर में वो चला जाता है, हाइपर रिस्पॉन्स बोलते हैं उसको, यानी कि वह पेशेंट के एलवी लेफ्ट वेंट्रिकल में कुछ ना कुछ उसको सीरियस प्रॉब्लम है। यहीं पर जो है अगर मान लीजिए पेशेंट का HR जो है
पेशेंट को ट्रेडमिल पे दौड़ाया, कोई भी एक्सरसाइज कराएंगे तो बढ़ना चाहिए। और अगर मान लीजिए उसका हार्ट रेट बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसको जो है या तो उसने कोई दवा खा रखी है, बीटा ब्लॉकर ले रखे हैं, या फिर जो है उसको इस्टीमिया होने वाला है। ये हमको ऑन द स्पॉट पता चलता है जब हम ट्रेडमिल पेशेंट पे दौड़ा रहे होते हैं तब। तो यदि आपका पेशेंट दौड़ रहा है या आपके पास पेशेंट की रिपोर्ट आई है, तो उस रिपोर्ट में किसी पेशेंट की टर्मिनेशन क्राइटेरिया 3 मिनट आया है, तो हम 3 मिनट पर जाकर के देखेंगे कि टर्मिनेट स्ट्रेस टेस्ट क्यों किया गया, टाइम की वजह से, VO2 मैक्स की वजह से, मेट वॉल्यूम की वजह से। ये तीनों चीजें हमें वहां पर देखने को मिलती हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा एचआर नहीं बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं कोलोट्रोपिक इनकॉम्पिटेंस, मतलब कि जैसे जैसे क्षमता बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा हार्ट रेट बढ़ना चाहिए। अब हार्ट रेट बढ़ के पहुंचा 110 के आसपास, और 110 के बाद अचानक से पेशेंट आ गया 80 हार्ट रेट पे, मतलब कि पेशेंट के बैक में इस्कीमिया के साथ साथ वहां पे ब्लॉकेज है, कैल्सिफिकेशन है, या कोई प्लाक वहां पर इकट्ठा हो रहा है, या फिर कोई ब्लड का क्लॉट वहां पे इकट्ठा हो रहा है। जब हम पेशेंट को रेस्टिंग में बीपी वगैरह इसी तरह जैसे हार्ट रेट पे फर्क पड़ता है, वैसे ही हमारे ब्लड प्रेशर पे भी इसका फर्क देखने को मिलता है। जो हमारी बॉडी में जब हम स्ट्रेस टेस्ट के लिए जाते हैं या कोई भी जिम में जाते हैं, तो हमको पता होता है कि हम जिम करने वाले हैं, तो हमारा ब्रेन को सूचना मिलती है, और ब्रेन हमारा जो है सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वहाँ पर वो एक्टिवेट होता है, और एड्रेनलिन जा करके ऐसे नोड को बताता है कि अब हमको फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना है। मतलब हार्ट पे जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारा एचआर बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा एचआर बढ़ेगा उसी हिसाब से हमारा बीपी भी बढ़ेगा। अब मान लीजिए कि पेशेंट का बीपी 160 से जो बढ़ेगा वो कहाँ तक जा सकता है, तो 160 से 220 तक जा सकता है। अगर इससे ऊपर जा रहा है तो पेशेंट को उनको रोकना पड़ेगा। अगर इसका ट्रेडमिल पे दौड़ाते समय पेशेंट का बीपी पहले बढ़ा और अचानक से फॉल हुआ, लगातार 3-3 मिनट में हम लोग उसका बीपी चेक करते हैं, और अचानक से फॉल हुआ तो भी हमें पेशेंट का ये चेंजेस रोकने पड़ेंगे, यानी कि टेस्ट को रोकना पड़ेगा। रेस्टिंग बीपी के बाद एक चीज और आती है, जब हमारा हार्ट जो है ब्लड को पूरे बॉडी में भेज रहा होता है, तो जो हमारी जो है नर्व कंडक्शन स्पीड होती है, यानी कि जो हमारी मसल्स होती है उनके अंदर जो शंट्स होते हैं वो दोबारा से बैक से हमारे हार्ट को खून भेजते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई पेशेंट जब नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में है तो सारा ब्लड पूरी बॉडी में नहीं दौड़ता है, कुछ नसें जो है शिथिल में रहती हैं। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जिस समय हम भोजन नहीं कर रहे होते हैं तो हमारे उस स्टमक पे भोजन को पचाने वाली जो नसें हैं वहाँ पे उतनी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, परंतु जब हम भोजन कर रहे होते हैं उस समय पे सारा फोकस हमारी नसें जो है हमारी स्टमक की दीवारों पे करती है, जिससे कि खाने को पचाने में हमें मदद मिलती है। ये एक एग्जाम्पल था। इसी तरीके से बहुत सारी नसें शिथिलता में पड़ी रहती है, लेकिन जब पेशेंट को हम दौड़ाते हैं तो सारी नसों में खून जाता है, जिसकी वजह से हमारा डायस्टोलिक बीपी जो होता है, यानी कि नीचे वाला जो बीपी होता है वो कई बार फॉल होता है। अगर ये फॉल हो रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन कहाँ तक फॉल हो रहा है, 60 mmHg तक जाता है तो ओके, और इससे अगर नीचे गया तो हमें इसको रोक देना चाहिए, क्योंकि पेशेंट कभी भी गड़बड़ कर सकता है। हमें रोक देना चाहिए से मतलब है हमारे पेशेंट को ये चीज़ रुकवा देनी चाहिए, या हम जहाँ भेज रहे हैं कहीं भी भेज रहे हैं वहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसी में तीसरी चीज आती है पल्स प्रेशर प्रोडक्ट। पल्स प्रेशर प्रोडक्ट क्या होता है, जो हमारी बॉडी में ब्रेन से जो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, एड्रेनलिन बना, वहां से ऐसे नोड के द्वारा जो एनोट्रोपिक और कोनोट्रोपिक जो चेंजेस हुए, देन उसके बाद जो हमारा बीपी और पल्स जिस हिसाब से बढ़ता है, पेशेंट को ठीक करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है जब हम कोई थेरेपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ठीक कैसे होगा, उसके लिए ये पल्स प्रेशर प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें बीपी, पीक हार्ट रेट और पीक जो है बीपी जो हमको मिलता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि हमको जो है मैक्स वॉल्यूम VO2 मैक्स मिलता है। ये 15,000 से लगभग 25,000 तक होता है। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को हमने TMT किया और उस दौरान उस पेशेंट का 17,000 के आसपास 7 मिनट में पल्स प्रेशर प्रोडक्ट आया,
अभी पेशेंट को तो हम बोलेंगे कि आपका टीएमटी पॉजिटिव आ गया है, अभी आप जो है दवाइयाँ खाइए, कुछ करिए, लेकिन 2 महीने बाद या 3 महीने बाद वो पेशेंट कितना ठीक हो गया, इसकी जानकारी के लिए हम उसके टीएमटी के टाइम को देखते हैं। मतलब कि पहले अगर 7 मिनट पे टीएमटी बंद हुआ, अगली बार वो टीएमटी कितने पे बंद हो रहा है, 8 पे, 9 पे या 10 पे। इस बार हार्ट रेट हमने 6 मिनट पे अचीव कर लिया, तो अगली बार हम हार्ट रेट कितने पे अचीव कर रहे हैं, इस पे फोकस होता है। इसी तरीके से पल्स प्रेशर कोडेक्स पे भी निर्भर करता है कि पहले डे फर्स्ट रेस्टिंग में जब हमने कराया था तब हमारा पल्स प्रेशर कोडेक्स कितना था, और अब 2 महीने के पंचकर्म के बाद में हमारा पल्स प्रेशर कोडेक्स कितना है। अगर 17,000 से बढ़ के 21,000 होता है तो दूसरी रिपोर्ट्स तो आपकी वही बोलेंगी जो लिपिड में जांचें आ रही है, लेकिन आपका पेशेंट पहले से ठीक होना स्टार्ट कर चुका है, ये हमको स्ट्रेस टेस्ट के माध्यम से पता चलता है। अंतिम चरण में जो है हम एक बार और बता दें किन किन चीज़ों पे हम लोग यहाँ फोकस करते हैं। हम बीपी पे फोकस करते हैं, हम हार्ट रेट पे फोकस करते हैं, हम टीएमटी के टाइम को फोकस करते हैं, यानी इन 3 चीज़ों के साथ VO2 मैक्स को ध्यान रखते हैं। एसटी सेगमेंट चेंजेस, यानी कि जो B4 लीड में एसटी सेगमेंट चेंजेस आ रहे हैं उसको ध्यान रखें। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को पहली बार में 6 मिनट पे एसटी सेगमेंट चेंजेस आ गए, तो अगली बार यदि मान लीजिए चेंजेस तो हैं लेकिन वो टाइम क्या बढ़ रहा है, उसकी टाइमिंग बढ़ गई, तो पेशेंट मतलब कि ठीक हो रहा है। इसी में ड्यूक स्कोर एक चीज होती है, ड्यूक स्कोर एक चीज होती है जिससे कि हम पेशेंट का ये चेक करते हैं कि पेशेंट का भविष्य का 4 साल क्या होता है। यानी कि जब हमने पीपीटी शुरू की थी तो उस समय मैंने बताया था एक ऐसा टेस्ट है जो कि हमारे हार्ट की भविष्यवाणी करता है। तो ड्यूक स्कोर से हमें हार्ट के 4 साल का भविष्य पता चलता है। इसमें करते क्या है, जो हमारी नेट वैल्यू है 0.35 ml, उसका जो है हम एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एसटी डिप्रेशन इन mm, जो एसटी डिप्रेशन आया है उसके साथ में -4 इंटू एंजाइना इंडेक्स, NYHA के अकॉर्डिंग जो एंजाइना इंडेक्स है उसका मल्टीप्लाई करते हैं और हमें जो भी स्कोर मिलता है, अगर ये 5 से ज़्यादा मिल रहा है इसका मतलब हमारे पेशेंट का 99% मॉर्टिलिटी रेट है। अगर ये 4 से -10 के बीच में मिल रहा है इसका मतलब ये इसका हमारा मॉर्टिलिटी रेट जो है 95% है अगले भविष्य 4 सालों में। और अगर मान लीजिए मोर देन -10 टू -12 है, यानी कि इसका मॉर्टिलिटी रेट 75% है। ये कुछ रिसर्च है जिसको मैंने ग्रुप में डाला है, आयुर्वेदा करके एक अपना ग्रुप है उसमें मैंने डाला है। ये अभी हाल की रिसर्च है जो कि शायद 2 महीने पहले अभी हम लोगों को मिली है। इसमें कानपुर का भी एक मरीज हम लोगों ने लिया था। टोटल इसको जूम कर सकते हैं, कर सकते हैं, शायद इसमें आपको दिख रहा होगा। टोटल 678 मरीज लिए गए थे, जिसमें से जो पैरामीटर्स पे आए हमारे वो 280 मरीज थे। इन 280 मरीजों में 246 मरीज जो है 246 मरीज उन्हें पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट किया और 34 मरीज जो है इस बीच में छोड़ करके हमको चले गए। टोटल 678 मरीज थे और हमने टोटल ठीक किए 246 मरीज ठीक किए थ्रू पंचकर्मा। ये अपने इंडिया की रिपोर्ट है और हमें लगता है कि आज आयुर्वेद के माध्यम से अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग जगहों पे अपनी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये आपको देखना चाहिए कि इफेक्ट ऑफ आयुर्वेदा बेस्ड डाइटरी मॉडिफिकेशन कि डाइट में क्या बदलाव किया गया, दिनचर्या में क्या बदलाव किया गया। मैंने इसकी रिपोर्ट ग्रुप में डाली हुई है, आयुर्वेदा करके एक ग्रुप है, अपना सर का साइड बनाया हुआ है, तो उसको देख सकते हैं। तो है इसी के साथ अगर थैंक्स बॉस, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद बहुत बहुत। आप सभी लोगों का जितने भी वक्ता थे उनका साधुवाद देता हूँ कि वो अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के आए और हमारे इस सफल बनाने में अपना योगदान किया। अभी जो लोग नहीं डिनर कर पाए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो ठंडा हो रहा है, वैसे भी समय बहुत हो गया है, तो कृपया करके आप लोग डिनर कर लें। और हम अपने स्पीकर से अनुरोध करेंगे कि वो आए और हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। कटियार सर, अमरीश।
गोयल सर जी आइए। बहुत सारे लोग जो फार्मा में आते हैं उनको ट्रेनिंग भी देते हैं सर अपने जब वो आते हैं इनके पास, जो हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक रहता है। थैंक यू सो मच। मनमीत सर डॉक्टर मनमीत ने जो बोला है वो मंथन करने की चीज़ है। शायद थोड़ा समय की हाँ उपयोगिता थोड़ी सी ऐसी थी कि मुझे लगता था कि और कुछ अच्छा होना था, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष सर हाँ, और मनीष सर हमारे यंग आयुर्वेद में, क्लासिकल आयुर्वेद के साथ मैं इनके साथ पहले से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो प्रखर वक्ता, और मुझे लगता है आने वाले भविष्य में बहुत लोगों का मार्गदर्शन भी करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी। थैंक यू सो मच।